हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम जुलाई 2024 के बजट में रिलीज हो चुकी थी। अनाउंस कर दिया गया था बट नोटिफिकेशन नहीं आया था ये कब से इफेक्टिव है। अब 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बताया गया है कि कैसे और कब वो जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन नंबर 103/2024 है जो 19 सितंबर को इशू किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 के थ्रू जो ये स्कीम आई है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024, वो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पहले के कोई डिस्प्यूट्स हैं, पहले के डिस्प्यूट्स क्या होते हैं और क्या नहीं, वो हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप वो स्कीम के अंदर फिट हो रहे हो तो आप रिड्यूस टैक्स, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट और रिड्यूस पेनल्टी का बेनिफिट ले सकते हो। 1 अक्टूबर से ये स्कीम लाइव हो जाएगी। अगर आप जो वो क्राइटेरिया दिया गया है स्कीम के अंदर, जो हम आगे अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप उसमें फिट हो जाते हो तो आप 1 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एंड रिड्यूस टैक्स का, रिड्यूस इंटरेस्ट का, रिड्यूस पेनल्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं ये स्कीम क्या है। तो स्कीम में पहली बात तो कौन अप्लाई कर सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर अपीलेंट का डेफिनेशन दिया है। अपीलेंट मीन्स एनी पर्सन whose case an appeal or writ petition or special leave petition has been filed either by him or to the income tax authority before any appellate forum, and such appeal or petition is pending as on the specified day। यानी कि अगर किसी टैक्स पेयर की अपील, रिट पिटिशन और स्पेशल लीव पिटिशन अगर फाइल्ड है, या तो उसने खुद ने फाइल किया है या फिर उसके इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फाइल की है, और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, यानी कि उसका कोई डिसीजन नहीं आया है, आपने अपील फाइल कर दी है लेकिन आपको हियरिंग ग्रांट नहीं हुई है, या फिर हियरिंग ग्रांट हुई है लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया है, ऑर्डर नहीं आया है एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्पेसिफाइड डेट क्या है वो भी बताया गया है। स्पेसिफाइड डेट मींस 22 जुलाई 2024। तो 22 जुलाई 2024 को अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है किसी भी अथॉरिटी के पास, तो आप ये एप्लीकेशन में जा सकते हैं। आप वो जो अपील आपने फाइल की है जो इनकम टैक्स की है, आप उस अपील के सामने जो भी टैक्स लायबिलिटी या फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी आ रहा है, वो आप रिड्यूस रेट, वो क्या रेट पे है वो भी यहाँ पर बताया गया है, आप वो रिड्यूस रेट भर के वो अपील को क्लोज कर सकते हो, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम एक एमनेस्टी स्कीम है जो बेसिकली लाई गई है ताकि जो भी पेंडिंग इनकम टैक्स अपील्स चल रहे हैं वो क्लोज करे जा सके विद पेमेंट ऑफ टैक्स। बट टैक्स क्योंकि डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अपीलेंट को लगता है कि टैक्स बहुत ज्यादा है पे करने के लिए एंड इट इज नॉट राइट, तो उन्हें भी एक कंसेशन दिया गया है कि आप रिड्यूस टैक्स पे कर दीजिए। वो उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि आज वो पैसा जहां लिटिगेशन में डाल रहे हैं, प्लस उनका भी पैसा ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो अपील फाइल करते हैं उन्हें एक स्पेसिफाइड अमाउंट एज प्री डिपॉजिट पे करना पड़ता है। तो वो जो पैसा ब्लॉक हो रहा है वो उनके लिए भी हो जाएगा कि हाँ चलो पे करके हम क्लियर होके बाहर निकल जाए इस मैटर के। प्लस इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उनके पास काफी सारी अपील्स पेंडिंग पड़ी है। अगर कोई सेटलमेंट का केस है जहां पर अग्री कर रहा है टैक्स पेयर भी और जहां इनकम टैक्स अथॉरिटी भी अग्री कर रहा है, अगर कुछ पोर्शन ऑफ द टैक्स पे करके हो सकता है, तो क्यों ना वो मैटर को क्लोज किया जाए एंड बाकी सारी अपील्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। ये एक एमनेस्टी स्कीम उसी से आई है। इसमें स्पेसिफाइड डेट यानी कि 22 जुलाई पे अगर आपका कोई अपील पेंडिंग है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर कोई पर्सन है जिसने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किया है डीआरपी के सामने एंड डीआरपी ने अब तक कोई डायरेक्शन उस पर इश्यू नहीं किया है, तो वो भी जा सकता है इस स्कीम में। उसके अलावा यहाँ पर डीआरपी ने इश्यू कर दिया है डायरेक्शन कि असेसिंग ऑफिसर इस पे एक्ट करेगा, बट असेसिंग ऑफिसर ने इस पर अब तक एक्ट नहीं किया है, वो भी जा सकता है एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट यहाँ पर क्लियरली है 22 जुलाई, तो 22 जुलाई पे वो
एक्शन नहीं लिया होना चाहिए तो आप जा सकते हो। अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल किया रिवीजन अंडर सेक्शन 264 और वो एप्लीकेशन अब तक प्रोसेस नहीं हुई है, अब तक जब मैं बोल रही तब मैं बोल रही स्पेसिफाइड डेट यानी कि 22 जुलाई तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो ये 4 टाइप के जो अपीलेंस हैं वो इस स्कीम के अंदर जा सकते हैं। मान लीजिए अगर सिंपल ऐसे ऑर्डर आया हुआ है और आपने अपील नहीं फाइल की है 22 जुलाई तक, तो आप यहाँ पर नहीं इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस बेनिफिट का इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनकी अपील पेंडिंग है कोई ये स्टेज पे, जो ये 4 कैटेगरीज में दी है। अगर मान लीजिए ऑर्डर आ चुका है बट आपका अपील फाइल करने का टाइम है, या फिर आपने अपील फाइल नहीं कर पाए थे, तो भी आप इस कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपेलेट फोरम्स बताए गए हैं कि कौन कौन है, तो इसमें सारे अथॉरिटीज आते हैं राइट फ्रॉम जॉइंट कमिश्नर अपील्स लेवल। तो इसमें कमिश्नर अपील्स आते हैं, जॉइंट कमिश्नर आते हैं, अपेलेट ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या कितना हमें पे करना है, कब तक हमें पे करना है, वो सब भी देखते हैं और कैसे प्रोसेस है। तो यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया गया है जहां पर उन्होंने जो भी एपेलेंट है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है जहां पर टैक्स एरियर्स हैं आपके पास, जिसमें डिस्प्यूटेड टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है और पेनल्टी भी है। एंड ये जो डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी है, वो जो अपीलेंट है, यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ लाइन क्या है, वेयर द टैक्स एरियर्स is the aggregate amount of disputed tax, interest chargeable or charged on such disputed tax, and penalty levied or levied on such disputed tax in case whether declarer is an appellant after 31st January 2020 but on or before the specified date। आप अपीलेंट हो, अपीलेंट आप कब बनते हो, जब आपने कोई अपील फाइल किया और वो पेंडिंग है। तो आप अपीलेंट कब बने हो, 31 जनवरी के बाद, और एज ऑन डेट पे भी आपकी वो अपील पेंडिंग है, तो आप ये फर्स्ट कैटेगरी में आओगे। फर्स्ट कैटेगरी में आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों डिस्प्यूट में है, एंड आपने जो अपील फाइल की है वो आफ्टर 31 जनवरी 2020 की है और आज भी वो अपील पेंडिंग है। सेकेंड कैटेगरी ये है जहां पर आपने अपील फाइल की है बिफोर 31 डे ऑफ जनवरी 2020 एंड आज भी वो अपील पेंडिंग है। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में सिर्फ ये डिफरेंस है, फर्स्ट केस में आपने 31 डे ऑफ जनवरी 2020 के बाद अपील फाइल की है और आज भी पेंडिंग है, और सेकंड केस में आपने पहले फाइल किए 31 जन के पहले फाइल किए और आज भी वो पेंडिंग है। अगर आप फर्स्ट केस में जाते हैं एंड आप जो टैक्स है वो 31 दिसंबर 2024 तक पे कर देते हैं, आपको सिर्फ टैक्स पे करने की जरूरत है फर्स्ट कैटेगरी में, और सेकेंड कैटेगरी में आपको टैक्स प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर 100% ऑफ द टैक्स पे करना है और यहाँ 110% ऑफ द टैक्स पे करना है। पर दोनों ही केसेस में आपको सिर्फ टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी उस पर वेव ऑफ हो जाएगी एज पर दिस स्कीम। अगर मान लीजिए आप 31 दिसंबर तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप सेकेंड कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां पर आप 1 जनवरी 2025 के बाद पेमेंट कर रहे हैं। इन दैट केस जहां पहले आपको सिर्फ 100% ऑफ द टैक्स पे करना था फर्स्ट कैटेगरी में, अब आपको 110% पे करना पड़ जाएगा। वहीं सेकंड कैटेगरी में जहां 110% पे करना था, अब आपको 120% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना होगा अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो। थर्ड कैटेगरी पे हम जाते हैं जहां पर जो टैक्स एरियर्स है उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी डिस्प्यूट पे, इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस जो भी कुछ है वो डिस्प्यूट पे। जो ये फर्स्ट दो कैटेगरी थी वहां पर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी था, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी डिस्प्यूट है थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में। इसे भी डेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी है वो डिस्प्यूट में है एंड आपने अपील फाइल की है आफ्टर 31 जनवरी 2020 एंड वो अपील आज भी ओपन है, उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। सेकेंड केस में आपने वो अपील फाइल की है बिफोर 31 डे ऑफ जनवरी 2020 एंड आज भी वो अपील पेंडिंग है। फर्स्ट केस में जहां पर ये थर्ड केस आता है जहां पर आपका इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फी डिस्प्यूट में है और आपने 31 जन के बाद अपील फाइल की है, इन दैट केस अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है
तो अप टू 31 दिसंबर आपको 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी और फी को पे करना है। वहीं अगर आपने 31 जनवरी के पहले फाइल किए तो आपको 25 के बदले 30% करना है। अगर मान लीजिए आप 31 दिसंबर 2024 का डेडलाइन मिस कर देते हैं एंड उसके बाद पे करते हैं, तो 25 के बदले आपको 30% पे करना पड़ेगा, और यहाँ 30 के बदले 35% पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों का बेनिफिट रखा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट ये मिल रहा है कि उन्हें उनकी अपील्स कम होंगी, यानी कि वो बाकी अपील्स पे फोकस कर सके। वहीं इनकम टैक्स पेयर को भी उन्होंने बेनिफिट दिया है, जहां पर अगर सपोज ये केस उनके अगेंस्ट आ जाता था तो उनको पूरा 100% ऑफ द लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ता था उसके ऊपर। बट अब इस स्कीम के चल के उनको सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी पे करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ होगा। वहीं अगर मान लीजिए सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी डिस्प्यूट में है, तो उनको सिर्फ 25 to 35% पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपन वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी 65% यानी कि 75 to 65% उनका वेव ऑफ हो जाएगा, जो उनके लिए भी एक बेनिफिट है। तो ये स्कीम बेसिकली विन विन सिचुएशन है दोनों टैक्स पेयर्स एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। बट ये वही एप्लीकेबल है जहां पर टैक्स पेयर श्योर नहीं है, या फिर उसे लगता है कि इतना अपील या लिटिगेशन में जाने से अच्छा अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है जहां मैं थोड़ा बहुत भर के इस स्कीम का बेनिफिट लेके इस पूरा लिटिगेशन प्रोसेस से बाहर निकल सकूं, तो ये उनके लिए है। लेकिन जहां टैक्स पेयर को लगता है कि नहीं वो एकदम सही है एंड आगे जाके चल के अपील्स के भी जो भी लेवल्स होंगे वहां पर उसके लिए फेवरेबल ऑर्डर आएगा, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ये स्कीम में ना जाए एंड कंटिन्यू करे वो लिटिगेशन प्रोसेस जो लिटिगेशन में कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि कब ये अमाउंट जो भी उन्होंने दिया स्पेसिफाई किया है 25, 35, 100, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने केसेस दिए हैं, अगर आप उस केसेस में फॉल कर रहे हैं एंड इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, तो जो भी अमाउंट यहाँ कहा गया है पे करने के लिए आपको उसका हाफ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा गया है कि आपको जो भी टैक्स है उसका 100% पे करना है। अगर आप नीचे दिए गए स्पेसिफाइड कैटेगरीज में आएंगे तो आपको 100 के बदले सिर्फ 50% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना है। एंड ये स्कीम के बेनिफिट के चलते आपका मैटर पूरा क्लोज हो जाएगा एंड इट विल बी अज्यूम दैट अब आगे वो उस मैटर को कोई ओपन नहीं कर पाएगा, इट विल बी क्लोज फॉर एवर। चलिए देखते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, वहां 50% ही पे करना पड़े। जहां पर अपील या रिट पिटिशन या स्पेशल लीव पिटिशन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने फाइल की है, तो यहाँ पर यानी कि क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी, जहां मैंने आपको अपीलेंट का बताया था कैटेगरीज, जो 4 कैटेगरीज थे इनिशियली ऊपर, जहां अपीलेंट कौन होता है, वहां पर उनमें से एक केस था जहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने फाइल किया है केस, और वो अभी भी अपील जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपील फाइल की वो पेंडिंग है। अगर मान लीजिए आपने अपील फाइल नहीं की है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने अपील फाइल की है, तो जो भी आपका टैक्स अमाउंट या डिस्प्यूटेड फी और इंटरेस्ट अमाउंट आपको बताया गया, अगर आप उसका 50% भी पे कर देते हैं, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट लेके वो अपील को क्लोज कर सकते हैं। सेकंड केस बताया गया है जहां पर अपील इज फाइल्ड बाय बिफोर कमिश्नर अपील्स और जॉइंट कमिश्नर, और ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड बिफोर डीआरपी बाय द अपीलेंट ऑन एनी इश्यू और फॉर विच ही हैज ऑलरेडी गॉट अ डिसीजन इन फेवर फ्रॉम द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जहां पर आपने कोई अपील फाइल की कमिश्नर अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स के पास, या फिर कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया डीआरपी में, एंड उनकी हायर अथॉरिटी के पास आपके पास सिमिलर डिसीजन है, आप ही के पास है आपका खुद का कोई डिसीजन जो उन फेवर में है, तो जो मैटर आपने अपील में फाइल किया है बिफोर द कमिश्नर अपील्स एंड जॉइंट कमिश्नर अपील्स, सेम मैटर किसी और पीरियड के लिए अगर आपके पास सेम उनकी हायर अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स के ऊपर आता है एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको सेम मैटर के पास एक फेवरेबल जजमेंट है, देन इन दैट केस आपको 100% के बदले से 50% टैक्स पे करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। थर्ड केस आ जाता है जहां पर आपने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल की है एंड आपके पास फेवरेबल डिसीजन है फ्रॉम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन अ सिमिलर मैटर, तो यहाँ पर आपको 100 के बदले से 50% ऑफ द अमाउंट पे करना है। यहाँ पर मैनर बताया गया है कि आपको फॉर्म फाइल करना है, उसके बाद फॉर्म वो इशू करेंगे 1 अक्टूबर के बाद, उसके बाद
आपको जो भी आपने जहां पर भी केसेस अपने फाइल किए अपील के, आपको वहां पर भी इन्फॉर्म करना होगा कि अब आप अपील में आगे नहीं जाना चाहते, आपने ये स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं एंड आपने ये स्कीम में एप्लीकेशन की है और ये पेमेंट किया है उनके पास। जैसे ही आप वो पेमेंट वगैरह करोगे, आपके पास एक ऑर्डर आएगा, आपको वो ऑर्डर की कॉपी भी अपील में सबमिट करनी है। जहां तक कि कमिश्नर अपील्स, सेस्टैट और सॉरी आईटैट, कमिश्नर अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स की बात आती है, ये मान लिया जाएगा कि वो केस ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो चुका है। वहीं जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, तो आपको उनको बकायदा एक प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्म करना होगा कि आपने ये स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं एंड आपने इसमें एप्लीकेशन फाइल की और ये रहा वो ऑर्डर जहां पर आपको ये बेनिफिट ग्रांट हो गया है। तो दोनों ही सूरतों में आपको जहां अपील फाइल की है वहां इन्फॉर्म करना होगा कि ये बेनिफिट लिया गया है एंड ये रहा उसका ऑर्डर जो पेमेंट करने के बाद आता है। मान लीजिए कभी इस एप्लीकेशन के प्रोसेस के दौरान या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस दौरान के बाद भी अगर कभी पता चलता है कि आपने फेक इंफॉर्मेशन दी है एंड उसका ये स्कीम का बेनिफिट लिया है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये स्कीम का बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं दिया है एंड आपको मैटर रीओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉपर डिटेल्स डाल के, कोई भी फेक डिटेल्स नहीं डालें, ताकि रिस्क नहीं रहेगा फ्यूचर में कि आपका जो भी आपने बेनिफिट लिया है वो आपको मिले। यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि कोई भी एपिलेट फोरम नहीं है एट प्रेजेंट जो डिसाइड करेगी एनी रिलेशन टैक्स एरिया मेंशन इन द डिक्लेरेशन। तो जो भी इशूइंग अथॉरिटी रहेगी वो फाइनल अथॉरिटी रहेगी, उसके ऊपर आप कोई अपील नहीं फाइल कर सकते। अगर मान लीजिए इशूइंग अथॉरिटी को लगता है कि आपने एक गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो आपका केस रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके सामने कोई अपील अथॉरिटी एट प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपको एक 15 डेज के अंदर एक डिक्लेरेशन मिल जाएगा, जहाँ ऑर्डर मिल जाएगा जहां पर अमाउंट कंप्यूट किया गया कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। ऑर्डर आने के बाद आपके पास एक और 15 डेज का टाइम मिलेगा जहां पर आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये आया है अमाउंट एंड आपके पास टाइम पीरियड दिया जाएगा उसका पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर दिखाया क्लियरली दिखाया गया है, एनी अमाउंट जो आप पे करते हो इस डिक्लेरेशन में शैल बी नॉट बी रिफंडेबल। तो मान लीजिए अगर आपने पे कर दिया और बाद में पता चला आपने फेक इन्फॉर्मेशन दी है ना, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, जो भी अमाउंट आपने ये स्कीम के अंडर पे किया है आपका उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लस उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान दिया जाए कि ये जो आप कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे। सो आई होप दोस्तों आपको ये स्कीम का बेनिफिट समझा हो, ये स्कीम समझी हो, आपको कितना टैक्स पे करना है वो समझा हो। एट प्रेजेंट पोर्टल पे वो फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, कुछ वक्त जाएगा पोर्टल को अपडेट होके, उसके बाद ही वो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। बट अगर आपको लगता है ये स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है एंड आप लिटिगेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो ऐसे लिटिगेशन से जो बिना बात के जस्ट आप सिर्फ लिटिगेशन फीस पे कर रहे हो और आपको लगता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है कि आप आगे जाके जीत जाओगे, तो आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो और वो मैटर को क्लोज कर सकते हो रादर देन कीपिंग एज अ पेंडिंग एज अ अपील। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए।